सदर जमहूरिया के खिताब के साथ शुरू हुआ पार्लियामेंट का बजट इजलास। सदर ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में एक। कोविड वबा के दौरान नजर आई भारत की वैक्सीनेशन मुहिम सलाहियत। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज 2021-22 का इक़्तिसादी सर्वे किया पेश। मुल्क की शरह तरक्की 9.2%, अगले माली साल में 8.5% का निशाना। 31 दिसंबर 2021 को गैर मुल्की ज़र मुबादला $633 अरब से ज्यादा। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से कबल तमाम सियासी जमातों और अरकान पार्लियामेंट से अपील, कहा इलेक्शन होते रहेंगे, बजट इजलास को कामयाब बनाना है जरूरी। लोकसभा स्पीकर के साथ साथ सरकार ने भी बुलाई तमाम पार्टियों की मीटिंग। ऐवान की कार्रवाई खुशउस्लूबी से चलाने की अपील। पांच रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी कमीशन के अहकाम जारी। रोड शो, पैदल मार्च, साइकिल और बाइक रैली समेत तमाम जलसों पर 11 फरवरी तक पाबंदी में किया इजाफा। इंतखाबी रियासतों में तमाम सियासी पार्टियों ने झोंकी ताकत। वर्चुअल इलेक्शन रैली के जरिए यूपी के 5 अजला से वज़ीर आज़म ने किया खिताब। कहा, डबल तेजी से यूपी की तकर्रूरी में मसरूफ है डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस और समाजवादी समेत दीगर सियासी जमातों ने भी अपनी ताकत का लगाया जोर। अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह और चरणजीत चन्नी समेत कई लीडरों ने अपने कागजात नामजदगी किए दाखिल। वज़ीर आज़म आज कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के 30वें यौम तासीस के प्रोग्राम से किया उन्होंने खिताब। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कामयाबियों को मंजर आम पर लाना था प्रोग्राम का मकसद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज से आगाज हो गया है। साल के पहले इजलास की शुरुआत सदर जमहूरिया के खिताब से हुई। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में हुकूमत की पॉलिसियों और उसके अहम फैसलों की तफसीली जिक्र किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के शहरी कोरोना वबा के दौरान मजीद मजबूत हुए हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत की तमाम तर सलाहियतें वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उजागर हुई हैं और हमने 1 बरस से भी कम मुद्दत में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की खुराक लगाने का रिकॉर्ड अबूर किया है। आज हम आलमी सतह पर सबसे ज्यादा वैक्सीन की खुराक रखने वाले बड़े मुमालिक में से एक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में तैयार वैक्सीन पूरी दुनिया को वबा से निजात दिलाने और करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने में किरदार अदा कर रही है। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि कोरोना के इस बड़े बहरान में हमने बड़े बड़े ममालिक में खुर्दनी अशिया की किल्लत और भूख से जुड़ी परेशानियां देखी हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि 100 साल के इस सबसे बड़े बहरान में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हुकूमत तमाम गरीबों को हर माह राशन मुफ्त मुहैया करा रही है। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत की तरफ से 64,000 करोड़ की लागत से शुरू किया गया वजीर आजम का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक काबिल सताइश मिसाल है। इससे न सिर्फ सेहत की मौजूदा जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि मुल्क को आने वाले बहरानों के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा। मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है। सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी एक बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज से कबल मीडिया अहलकारों से बात करते हुए तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का खैर मक़दम किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज की आलमी सूरत हाल में भारत के लिए बहुत से मौक़े हैं। ये सेशन मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में पूरी दुनिया में एतमाद पैदा करता है। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि सभी सियासी जमातें खुलकर बहस करेंगी। बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती है, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज़्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा।
और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में 2021-22 का इख्तिसासी सर्वे पेश कर चुकी हैं, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का इख्तिसादी सर्वे पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की इख्तिसादी तरक्की की शरह 9.2% है और अगले माली साल में भी 8.5% शरह नमू का हदफ है। 31 दिसंबर 2021 को गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर 633 अरब डॉलर या फिर 47.26 ट्रिलियन रुपए से तजावुज़ कर गए। इकनॉमिक सर्वे में एक बात सामने ये आई है कि हुकूमत ने सप्लाई के शोबे में जो इस्लाहात की हैं वो तवील अरसे तक मईशत को तरक्की देंगी। सप्लाई के शोबे में की जाने वाली इस्लाहात के बाइस अशियाए खुर्दोनोश समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। अशियाए खुर्दोनोश की बात की जाए तो 2020-21 में महंगाई की इंतहाई कम शरह 2.9% देखी गई और कंज्यूमर इंडेक्स की अफरात-ए-ज़र की शरह भी 5.2% रही। साथ ही 2020-21 में रेलवे में सरमायाकारी 1.55 लाख करोड़ रही। इस तरह 2020 और 21 में सड़कों की तामीर के काम में 30.4% इजाफा हुआ और रोजाना 36.5 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की जाती रही। ये तादाद 2019-20 में रोजाना सिर्फ 28 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की गई थी। Sir, I rise to lay on the table a copy of the Economic Survey 2021-2022 along with statistical appendix, Hindi and English versions. और आइए अब सुनते हैं कि इख्तिसादी सर्वे पेश किए जाने के बाद आला इख्तिसादी मुशीर संजीव सान्याल ने इख्तिसादी सरगर्मियों के सिलसिले में क्या कहा। There's been a revival of economic activity to pre-pandemic levels in the year 21-22. So even though there was the health cost of the second wave was much more severe, the economic cost of it by almost all accounts was much milder, but there was an impact and then a subsequent revival. The economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को माली साल 2022-23 का मरकजी बजट पेश करेंगी। मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद का ये चौथा बजट होगा। 2019 से पहले वज़ीर ख़ज़ाना बजट की कापी ब्रीफ केस में पार्लियामेंट में लाती थी, लेकिन 2019 में ब्रीफ केस के बजाय बजट की कॉपी रेड लेजर में आई। 2021 के बजट के दौरान बजट को एक टैबलेट के जरिए पेश किया गया, जिसमें बुक कीपिंग के तस्वुर को बेहतर बनाया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तमाम सियासी जमातों की मीटिंग तलब की और उनके लीडरों से बातचीत की। इजलास में सिर्फ एक ही मौजू था कि बजट इजलास को खुशउस्लूबी से कैसे चलाया जाए। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ने सब पर जोर दिया कि सदर जमहूरिया के खिताब और बजट पर जामे बहस होनी चाहिए। इसके अलावा मुल्क से मुताल्लिक अहम मसाइल को ऐवान में जेर बहस भी लाया जाए। सभी दलों के नेता ने आश्वस्त किया है इस बजट के महत्वपूर्ण सत्र में सब सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग करेंगे। मैंने भी सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर व्यापकता के साथ चर्चा संवाद किया जा सकता है। हम देश के मुद्दों को उठा सकते हैं, देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। और बजट इजलास के पहले मरहले के आगाज के बारे में राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बजट इजलास के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने आज कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के 30वें यौम तासीस के प्रोग्राम से खिताब किया। इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कामयाबियों को मंजर आम पर लाना था। आइए सुनते हैं कि वज़ीर आज़म ने इस मौके पर क्या कहा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपनी मदद आप ग्रुप का जिक्र किया। देश की महिलाओं का उत्साह और सामर्थ्य इतना है कि 6-7 सालों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। यही ट्रेंड
हमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। वर्ष 2016 में 16 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स बने हैं और हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि इनमें से 45% में कम से कम एक महिला निर्देशक महिला है। वजीर आजम ने पद्म अवार्ड पाने वाली खवातीन के सिलसिले में भी अपने ख्यालात बताए। न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकिल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रतिष्ठित पद्म सम्मान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका एक और उदाहरण है। 2015 से लेकर अब तक 185 महिलाओं को उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए पद्म सम्मान दिया गया है। इस वर्ष भी 34 पद्म पुरस्कार 34 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को मिले हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक कभी इतनी ज्यादा महिलाओं को पद्म सम्मान नहीं मिला है। वजीर आजम ने खेल मुकाबलों में खवातीन की हिस्सेदारी पर भी बात की। आज खेलों में भी भारत की बेटियां दुनिया में कमाल कर रही हैं। ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीत रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी। इसमें हमारी नर्सेस ने, डॉक्टर्स ने, विमेन साइंटिस्ट ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। यानी जब भी अवसर मिला है, भारत की नारी शक्ति ने अपने सामर्थ्य को साबित किया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन चौपाल प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम ने प्रोग्राम के जरिए यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के वोटरों से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी के लिए वोट की हिमायत मांगी। इस प्रोग्राम में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के सभी लीडर मौजूद थे। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था। बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा ये समाजवाद का प्रतीक था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है। उधर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के करबल असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर अखिलेश मैनपुरी में जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान पार्टी रहनुमा विनावर कारकुनान की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी। अखिलेश यादव इस वक्त आजमगढ़ से लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट हैं और पहली बार असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव इस असेंबली सीट पर जीत जाते हैं तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा।
दूसरी तरफ पंजाब में भी इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। यहां उम्मीदवारों के पास कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज और कल का वक्त है। काबिल जिक्र है कि कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 2 फरवरी को होगी, जबकि ये 4 फरवरी तक वापस लिए जा सकते हैं। पंजाब में पोलिंग 20 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को होनी है। इस दौरान रियासत में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मरहला जारी है। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी इस बार इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमा रही है। अमरिंदर सिंह ने आज पटियाला शहरी असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी दाखिल करने से पहले उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की तलवार से आशीर्वाद भी लिया। पंजाब के साबिक नायब वजीर आला और श्रोमणी अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर नामजदगी के दौरान उनकी अहलिया और साबिक मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल मौजूद थीं। साबिक वजीर आला प्रकाश सिंह बादल ने असेंबली सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दूसरी जानिब पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी भी कागजात नामजदगी दाखिल करने बरनाला के भदूर पहुंचे। तमाम भदूर के अलावा चन्नी जमकोर साहिब से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना वबा की रफ्तार कम होने के बाद कई रियासतों ने पाबंदियों में नरमी करते हुए स्कूल और कॉलेज खोलने शुरू कर दिए हैं। इस तरह कर्नाटक में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नजर आज से तमाम क्लासों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। साथ ही स्कूलों में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। स्कूल को वक्तन फवक्तन सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल धूप निकलने की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लोग दोपहर के वक्त धूप का मजा ले रहे हैं तो सुबह और शाम दर्जा हरारत गिरने से सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में आज कम अज कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 है, जो कि इंतहाई खराब जुमरे में है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि आज़मीन हज के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज बताया कि हज 2022 के आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन हज फार्म पुर करने की आखिरी तारीख में 15 फरवरी तक के लिए तौसी कर दी गई है। यूक्रेन की बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होने जा रहा है। अमरीका ने सलामती कौंसिल से दरख्वास्त की थी कि वो यूक्रेन की सरहदों पर रूसी फौजियों की तैनाती के हवाले से इजलास लाए। इसके अलावा अमरीका और उसके इत्तेहादी भी इसका सिफारती हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उसने यहाँ तक खबरदार किया कि अगर रूस ने हमला किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगरचे रूस का कहना है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसका पड़ोसी कभी भी नाटो में शामिल ना हो। पुर्तगाल में हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी ने पार्लियामेंट में कतई अक्सरियत हासिल कर ली है। वहां इतवार को वस्त मुद्दती इंतखाबात हुए। मुल्क की वजारत दाखिला ने 99% बैलेट पेपर्स की गिनती के बाद ये अदद शुमार जारी किए हैं। बाकी वोटों की गिनती अभी जारी है। वजीर आजम अंटोनियो कोस्टा की क़यादत में सोशलिस्ट पार्टी ने 42% वोट हासिल किए और 230 में से 117 नशिस्तें हासिल की। कोस्टा वजीर आजम बने रहेंगे। दूसरे नंबर पर आने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 28% वोट मिले। सदर मार्सिलो रेबुलियो ने इतवार को ऐलान किया कि वजीर आजम कोस्टा की सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत की तरफ से पेश करता बजट पार्लियामेंट में मंजूर करने में नाकामी के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।